अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 28 अप्रैल 2022 बरोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट हैं जो आप तक बताता रहता हूँ और आप लोगों को प्यार भी करते हैं और कहते हैं कि आप शायद कानून बहुत ज़्यादा सिखा दिया है, लेकिन असल हक़ाइक़ आप तक आने चाहिए ताकि आपको पता चल सके असल हक़ाइक़ क्या है, हर हालात व वाक़यात क्या हैं। रात में प्रोग्राम में था एक दिन पहले डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ 92 में। वो रात के प्रोग्राम में नहीं चल सका, लेकिन अभी मैं चला रहा हूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैंने वहाँ क्या बात की। अली मोहम्मद मेरे साथ थे। एक ट्वीट का जिक्र किया 28 और मैंने वो 27 मार्च 2022 6:42 इमरान खान साहब जब ख़त लहराया था ऑपरेशन रजीम चेंज का, तो उससे पहले मैंने ये ट्वीट बाकायदा इमरान खान साहब तक भेज भी दिया था उनका। और क्या है, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीके में अदम एतमाद अभी कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। 28 मार्च को टेबल हुई थी, वगरना आगे सुनिएगा, तहरीकी अदम एतमाद कानून के ख़िलाफ़ और उसमें हुक्म है स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दे और असम्बली तहलील। चलते हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम की तरफ, ज़रा वो सुनिएगा। एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन है ये पॉलिटिकल एरिना में बहुत ज्यादा आगे चला गया है। 3 वजूहात मैं आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर रखता हूँ। जब ये मामला चल रहा था नो कॉन्फिडेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन बुलाया गया उसे 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़े क्रेडिबल इदारे में खबर लगवाई गई और खबर इलेक्शन कमीशन से लगवाई गई कि जो ना जब डिमांड हो रही थी इलेक्शंस के हवाले, वहाँ हो गया था ना कि असेंबली डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन अर्ली होने थे, वहाँ खबर लगाई गई कि जनाब यही बातें जो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है इतने अरसे में होंगे। वो उससे नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे उसको नेगेट किया। ये गालिबन एक फॉरेन फंडेड एनजीओ था जिससे पहले ये खबर लगाई। अब देखना, मैं डॉक्टर साहब मैं देखे ना, सलीम बुखारी साहब के लिए लॉट ऑफ रिगार्ड, लेकिन इन्हीं के दोस्त हैं हारून रशीद साहब, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये प्लॉट सारा बता दिया था कि ये सारी कंस्पिरेसी डेट वाइज अगर आप उठा के देखेंगे ना, चूंकि अभी मौका मेरा इस वक्त नहीं है, लेकिन ये मामला सिर्फ 7 मार्च का नहीं है। 3 मार्च को हुसैन हक्कानी की बड़ी 6.5 घंटे की मीटिंग हुई है। कौन कहता है उससे पहले जितनी मुलाकातें हुई हम सबको जोड़ के देखें, नो डाउट अबाउट इट्स ऑपरेशन रजीम चेंज ऑफ रजीम, नो डाउट अबाउट इट। वो माने या ना माने एक अलग बात है। कल्मिनेट हो गया नो कॉन्फिडेंस में, जब पता चल गया पूरी कौम को या अदारों को, ये इनको सियासी जमातों को ये ना ले, ये वापस ले सकते थे। और मेरा रिकॉर्ड पे ट्वीट है 27 मार्च को 6:48 को, जब इमरान खान साहब ने खत लहराना था, मैंने एक बात कही थी कि इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। 27 तारीख को असेंबलियां तोड़ सकते थे और ये मैंने उनके बाकायदा ट्वीट उनके अपने मैसेज में भी भेजा था। यानी ये एक लीगल पर्सपेक्ट था ना। 28 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, लेकिन असेंबलियां कैसे तोड़ सकते थे? वो प्राइम मिनिस्टर अंडर नो शोज, वो तो नो कॉन्फिडेंस का उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट वो तहरीक थी, तो असेंबलियां अच्छा किया। अब मैं क्योंकि इस बात पे ज्यादा तवज्जो भी दूंगा, ये बेसिकली ये आई थी 8 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, साथ ही आगे थे असेंबली का इजलास। तो पहली तो बात है ये उस वक्त इकट्ठे आ नहीं सकती थी, इलीगल थी। लेकिन चल, और तारीखी तौर पर लेके जाऊंगा आपको, असेंबली का इजलास आता है 25 को और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होती है 28 तारीख को। 28 से 3 अप्रैल तक 7 दिन पूरे होते हैं। जो रात 12 बजे तक का कहा गया ना, वो क्या होना है, यानी वजह क्या है, 3 से 7 दिनों में, अगर 3 से 7 दिनों में करना है तो अगर हम 8 तारीख से काउंट करें वो तो बहुत पहले गुजर गए। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। इसको जरा अच्छा समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब से कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल गलती हो गई। इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधा चलते हैं अज़हर सिद्दीक साहब की तरफ। अज़हर सिद्दीक साहब, आप सीनियर, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। आपने एक ऐसी बात की जो बिल्कुल हमारे जहन में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पर 7 दिन का जो गैप है ना, 7 दिनों का अगर गैप देखें, अगर मैं 8 तारीख से शुरू करूं, जब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए गया तो 15 तारीख तक तो एक्सपायर हो गई थी। ये जिस दिन असेंबली में टेबल होगी ना, उस दिन ये कंसिडर की जाएगी कि ये बाकायदा अपना उस दिन से लेकर 7 दिनों तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती। ये कहना कि पेश कर दें, वोटिंग हो जाए, नो। ये बुनियादी तौर पर 28 तारीख 27 तारीख। तो फिर किसी ने एडवाइस क्यों नहीं किया जब उन्होंने 3 तारीख को नहीं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने असेंबलियां तोड़ने ही की कोशिश की, तो 27 तारीख को उनको सही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस नहीं मिली?
डॉक्टर साहब मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैंने जब ये ट्वीट किया, इमरान खान साहब तक शेयर भी किया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इमरान खान टुक ए रिस्क। इमरान खान साहब 27 तारीख को असेंबलियां डिसॉल्व करते थे एंड ही वाज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, मौजूद था, लेकिन ही टुक अ रिस्क कि इतना बड़ा एविडेंस, इतनी बड़ी एविडेंस सामने आ गई हुई है तो इसको इतना रिस्क किया, उनको किसी ने गलत एडवाइस किया। अब यहाँ आप दोनों मामला ले सकते हैं, उसका सबूत ले लेना। मैं उसको आपको इसको बड़े इंटरनेट आपको बड़े अपना ना इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ लेके जाऊंगा। 28 तारीख वाले दिन टेबल हुई और वो लीव मिल गई, तो कम से कम 3 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर होना है। तो 28 से दिन करें, आखिरी तारीख तक 3 तारीख वाले दिन। और ये भी मैंने भी एडवाइस दी थी कि रूलिंग के जरिए, मेरा उसी ट्वीट में लिखा है, रूलिंग के जरिए स्पीकर मुस्तरद कर सकते हैं और मैं आज भी अपने इस मौके पर कायम हूँ। 3 तारीख वाले दिन रूलिंग आ गई और वो सेट असाइड हो गई जी, या नहीं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर शो मोटर ले लिया, टाइम को स्टे नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को उस दिन स्टे करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त नहीं रोका तो 3 तारीख सर गुजर गई, ये प्रोसीडिंग अबेट हो गई। और ये मैं उस दिन जब 7 तारीख वाले दिन हम बहस कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने हमें रोका, मैंने ये आर्गुमेंट देना था, उन्होंने रोका कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जब इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं फिर आप आगे आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को जब फैसला सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही थी जी उस दिन बाकायदा 4:30 बजे तक तो फैसला तकरीबन हो गया था कि इलेक्शन, और तब 5 जजेस इस नुक्ते पर आ गए थे। और आप फारूक नायक साहब सबके बयान सुन सकते हैं बाहर आकर कि ये ज़हनी तो ये बात थी कि इलेक्शन की तरफ चला गया, आप आगे चले। इवन जस्टिस जमाल मदोखेल के भी रिमार्क्स यही थे कि जो शुरू में इस बात में मुत्तफिक नहीं थे, ये तो बाद में जब वापस आए और इलेक्शन कमीशन जब आया तो उस पर फैसला चले। वो तो फैसला उन्होंने अंदर जाके लिखना था, अंदर जो भी जहन बना उनका। मैं तो जाने से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने उस वक्त ये कहा कि ये पॉइंट ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं डॉक्टर साहब बड़े अदब से एक सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं पिछला पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की लीगल टीम बहुत जबरदस्त है। मैंने पॉइंट क्या रखा है कि इमरान खान साहब नोज इट वेरी वेल ऑन 27 कि वो असेंबलियां तहलील कर सकते थे, मगर उन्होंने एक रिस्क लिया कौम की खातर, ऑपरेशन रजीम का। वो खत रखा कौम के सामने, उन्होंने कहा पहले मैं इस पे गुफ्तगू करता हूँ, ये तहरीक अदम एतमाद, फिर तो बात खत्म हो जाती, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती थी सारी। ये तो फिर रखा कि तहरीक अदम एतमाद मंतकी अंजाम तक ये लेके गए और उन्होंने अपना केस बिल्ड किया और ही हैज बीन एबल टू बिल्ड हिज केस। वो ना बताएं किसी जगह, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये ही नोज इट वेरी वेल, लेकिन उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। अब आते हैं दूसरी तरफ, पाकिस्तानी या दुनिया की तारीख में मेरा ख्याल है कोई शायद, मैं इसको मैं लाइटर सेंस में नहीं कह रहा, आई एम क्वाइट बट सीरियस अबाउट इट, आई एम राइटिंग इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि हमारे यहाँ मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है कि जिसमें FIR जमानतों वाले कोई तकरीबन समझ लें 60% के करीब ऐसे लोग हैं। पूरी दुनिया में शायद ऐसी काबीना आपको नहीं मिलेगी। और 24 लोग हैं 37 में से जो जमानत पे। सर आप यहाँ से देखें ना, फिर तकलीफ देखें आप। राना सनाउल्लाह जिसके अगेंस्ट तो आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब की। राना सनाउल्लाह वकील भी हैं और वकला से ताल्लुक भी हैं, कुछ सेनेटर भी बन गए हैं, कुछ मिनिस्टर लॉ भी बन गए हैं, और जिस तरह से जजेस तब्दील होते रहे, आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी उन्होंने। ये तारीखी बात बता रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बावजूद यानी कितने ताकतवर लोग हैं। और अब आप आगे देखिएगा क्या हुआ है कि वो नवाज शरीफ का जो है, शहबाज शरीफ का जो है ना FIA कंट्रोल करना है। FIA के मिनिस्टर कौन है? राना सनाउल्लाह साहब। आता ही इन्होंने DG FIA बदला। DG FIA कौन लगाया? जिनका इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। CTT के अंदर DIG ऑपरेशन से मैं तो भले आदमी है, मैं तो उनसे उस वक्त से जानता हूँ। और आज आपने FIA का रवैया देख लिया। FIA ने कहा, उन्होंने प्लेट में रखेगा, कोई एतराज ही कोई नहीं है। आप बात कर रहे हैं मोरालिटी की। हमारे यहाँ 62(1)D अगर आ जाए ना, ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, इस्लामिक टीचिंग का पता होना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए मेजर सिन से। हम लोगों ने तो मजाक बना लिया सोसाइटल वैल्यू को सामने रखते हुए। उन्हें तो अपना वज़ारत उज़्मा के लिए आना नहीं चाहिए था। दूसरा देखें वो खुद नहीं तो अजहर सिद्दीक साहब, फिर 14 मई को ये होगा कि FIA का जो काउंसिल है, जब अदालत में बहस होगी तो जो FIA का, जब शहबाज शरीफ साहब का वकील अपना केस प्रेजेंट करेगा तो FIA का काउंसिल एग्री कर लेगा कि ठीक है ये केस कमजोर है, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। यही होगा ना फिर?
सर 265D एक प्रोविजन है, फर्द जुर्म आयद होने से पहले एक दरखास्त दी जाती है कि फर्द जुर्म बनती नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ इसके अंदर मिली भगत में इस हद तक, और बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश है, लेकिन वजह क्या है कि आपका यानी आपका महकमा यहाँ क्या इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं? क्या इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं? क्या इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं? सर मेरी बात सुने, अपने ना डॉक्टर साहब, जो अमाउंट आई गई है, अल्लाह रखा, मोहम्मद बूटा, मुश्ताक चीनी, करप्शन के पैसे सारे रूट होके और डिक्लेयर नहीं है। कमाल की बात तो आप ये देखें ना कि पैसा यहाँ से बाहर जाता है हुदैबिया के तर्ज पे, अल्लाह रखे मोहम्मद बूटे के नाम पर आता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो एस्टैब्लिश है इसके अंदर, और वो चाह क्या रहे हैं, वो खत्म करना चाह रहे हैं इस कानून को। आपको याद होगा अपना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लॉ पास नहीं होने दिया गया इन्होंने शुरू में। वो क्यों पास नहीं होने दिया? कि ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा सारा आना था, इकट्ठा होना था। कई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो अवेलेबल नहीं है आपके सामने, ये जो तकलीफ दे मामला है। अब सिर्फ यहीं तक बातें नहीं है, आते ही क्या किया, यानी ये कुछ जरूरत थी ईसीएल आते ही पूरी फैमिली सारे लोगों के ईसीएल से नाम निकाल दे? ये तकलीफ दे बात नहीं है आप हम सब लोगों के लिए। उसे आगे चले जाए, वो ठीक है उम्रा पे जा रहे हैं, पूरी फैमिली को उठा के, यानी क्या हो गया? ये तो कोई पंजाबी में कहते हैं वो गरीब आदमी अमीर बन जाए, पजारों मिल जाए उसको, वो ये काम इस तरह के करता है। ये अच्छे भले लोग, ये चाहिए था इमरान खान के मुकाबले में एक ट्रांसपेरेंसी कायम करते, बताते कि ये देखे ये है मैरिट। इमरान खान साहब कहते थे, गलत कहते थे, हमने किसी का नाम ईसीएल निकाला, हम तमाम हम क्या करेंगे, हम तमाम इस्तीफे दे रहे हैं, हम अदालतें फेस करेंगे। मुझे जरा बुखारी साहब के पास आने दीजिए। जी आपने सुन लिया, ये हक़ाइक़ हैं, ये सच हैं। और अरशद शरीफ आपको पता बड़ी खुल के बात कर रहे हैं आजकल, सारा कुछ सामने रखते हैं। उनको अब FI ने हरासा करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रब्ता किया, ठीक है जी, और अदालत से रजू करने की हदायत की है, और अदालत को बताया कि उसे हरासा किया जा रहा है, सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता दीगर अफराद के बुनियादी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की जाती है कि वह जवाब दहिंदा को रिपोर्ट और पैरावाइज कमेंट दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें, और इस केस की समाअत सुबह 10:30 बजे होगी। और आप तक देखें, ताज़ा तरीन चीज़ें जो भी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। PTI की 3 मेंबरान कौमी असम्बली हैं, मलाइका बुखारी, कमल शौज़ब और ताशफीन सफ्तर, नाहली केस की बहवाले से मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर डिवीज़न बेंच ने की। और लीगी MNA हैं शाइस्ता परवेज़, ताहिरा बुखारी से अब्दुर्रऊफ़ एडवोकेट पेश हुए। PTI के अरकान असम्बली जो है ना असम्बली से मुस्तफ़ी हो गए हैं, इसलिए ये गैर मौसर हो गया है। अदालत ने कमीशन के वकील से PTI के अरकान असम्बली की स्टे जो है ना पोजीशन दरियाफ्त कर ली। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुस्तफ़ी अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। ये वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया। मार्च 2020 में तीनों मेंबरान के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कागजात नामजद जमा करवाते वक्त कमल शाहज़ब के पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं था। बार चलें छोड़ें 25 मई तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। और ये जो अब ख़बर थी आप तक वो बताना बड़ा ज़रूरी थी। दोनों में कोशिश एक चलें बैकग्राउंड पे चल जाएगी। मैंने ट्वीट भी किए हैं। तहरीक इंसाफ और काफली के मेंबरान असम्बली ने हमज़ा शरीफ के 2 फ़ैसले जो हैं, एक फ़ैसला 22 अप्रैल का है और दूसरा 26 अप्रैल का है। 22 अप्रैल का 30 घंटे में फ़ैसला आया, यानी हेयरिंग मुकम्मल हो गई थी, फ़ैसला आ गया था। दूसरा 24 घंटे में, हेयरिंग तो पहले मुकम्मल हो गई थी पर 24 घंटे में वो भी फ़ैसला आ गया था। और जो है ना चीफ़ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने ये केसों की समाअत की थी। और फ़रीक एन में जो हैं हमज़ा शरीफ है, वज़ीर आज़म है, जो फ़रीक वहाँ बनाए गए थे वो सारे के सारे गवर्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए मैंने ये दायर की है। ये फ़ैसला जो है ना ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। बुनियादी तौर पर क्या है बताया था मैंने, आपको रात को बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मियाद कोई नहीं, आर्टिकल 133 बैकग्राउंड पे चल जाएगा आपके आसानी के लिए समझने के लिए, और साथ आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 चल जाएगा। कॉल अपॉन करना है गवर्नर ने। 133 के अंदर क्या है, चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा जब तक नहीं आता। किसी ने नहीं लिखा टाइम कितना कितना नहीं। फिर आइन का आर्टिकल 248 के तहत आप कैसे तलब कर सकते हैं, आप सदर पाकिस्तान या गवर्नर के अगेंस्ट कैसे आप ऑर्डर जारी कर सकते हैं।
आप इधर उधर की बातें करके ऑर्डर क्या अब ना आपने नोटिस जारी किया। अगर आप इतनी ही आप क्या चाहते थे तो नोटिस जारी करते ना गवर्नर को और सदर पाकिस्तान को, आपने नहीं जारी किया तो बात ख़त्म होगी ना जी। अब क्या करना है आपने? तो यहाँ अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है ना ये गैर कानूनी है, आइन से मुबर्रा है, कोई पाबंदी नहीं है। और आज भी हलफ आपके सामने अभी तक नहीं हो सका है। और भाई क्यों होना है हलफ? अभी जो लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनली उठाई हुई हैं वो अदालतों में पेंडिंग पड़ी है। इस पे एतराज़ लगा दिया था लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिस ने। इससे पहले जो है मैंने ना एक और काम किया था, मुतफरक दरख्वास्त दी थी 17 MNAs की तरफ से, MPS की तरफ से, उस पर भी एतराज़ लगा दिया कि हाई कोर्ट का फ़ैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन PTI और उनके बयान का नोटिस ले लिया है। पेशावर वर्कर कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिए और कायदे हस्ब इख्तिलाफ सिंध अलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान, सैनेटर एजाज चौधरी के बयान का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ठीक है जी। ये और वहाँ ये बड़ी मज़ेदार बात है, जब समाअत हो रही थी ये मुनहरिफ अरकान के हवाले से बात हो रही है। दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। रमेश कुमार की PTI रहनुमा से मिलने उनकी नशिस्तों पर आमद और मलिका बगारी वाला ने इस्लाम का जवाब तक ना दिया। आज़म समाअती ने भी रमेश कुमार की बात सुनी अनसुनी कर दी और रमेश कुमार ने मुतअद्दिद मरतबा आज़म समाअती का हाथ भी पकड़ा है। यहाँ नूर आलम पेश हुए, उन्होंने कहा जी मैंने तो छोड़ा नहीं। भैया आपके बयान बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं और उन्होंने इसकी कंपोजिशन चैलेंज कर दी कि इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं है। 28 तारीख को हियरिंग है। अब ये 6 मई को चली गई। 6 मई को सूबाई असम्बलियों के भी सारे केसेस जो है ना वो लगे हुए हैं। ठीक है जी। और अब नाहली करीब है और मेरा इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में भी पटिशन चल रही है, सुबह लगी हुई है और उसमें 30 दिन का होगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर करें तो हाई कोर्ट को तो कोई एतराज़ नहीं होगा इस हवाले से। एहतसाब अदालत लाहौर में है। शहबाज शरीफ हमजा शरीफ पेश नहीं होंगे, हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी है। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदीया जा चुके हैं, यानी इजाज़त पहले लेनी होती पहले चले गए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शरीफ सिजल माफिया और गॉड फादर जो ठहरे और हमजा शहबाज जो पंजाब असम्बली के इजलास में मशरूफ़, हालांकि इजलास के मुलतवी हो गया था, कहाँ मसरूफ़ हैं, चलें छोड़ें। हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूरी के हवाले से ये बात की गई है। वक्त चूँकि ज़्यादा हो जाना है, चीज़ें मैंने आपके सारी सामने रख दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।